नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते यद्विद्यादर्पणाय ते सकल पाप भल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूँ नमन। लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण, जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नकर्ण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है। इसके अंतर्गत हमारी चर्चा चल रही है सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रथमोपशम सम्यक की उत्पत्ति किस प्रक्रिया से होती है। तो उत्पत्ति के लिए सबसे पहले पात्रताओं की आवश्यकता है। सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के लिए कुछ विशेष पात्रताएं अनिवार्य हैं। कौन कौन सी पात्रताएं हैं सम्यक प्राप्ति के लिए? रजनी जी, आप बताएंगे। मिथ्या दृष्टि जीव हो, भव्य हो, संगी पंचेंद्री हो, पर्याप्तक हो, विशुद्धि विशुद्धि हो, और विशुद्धि हो और मतलब कि शुद्धि हो, शुभ लेशा वाले हो। विशुद्धि हो इतना ही काफी, शुभ लेशा की अनिवार्यता नहीं है। विशुद्धि हो, कषायों की मंदता हो। विशुद्धि का मतलब है कषायों की मंदता हो, मंद कषाय। ज्ञान, चलिए कोई बात नहीं। वर्षा जी आगे क्या आपको? जागृत अवस्था में हो। एक नहीं याद आ रहा है मेरे को, उसका वर्ड नहीं याद आ रहा है। ज्ञान, साकार ज्ञानोपयोग। हाँ, वो इसमें होनी चाहिए। दर्शनापलब्धि की जगह ज्ञान वो होनी चाहिए वो। और फिर है ना, ये लब्धि के पांचवें लब्धि के करण लब्धि के अंतिम अनवृत्तिकरण लब्धि के अंतिम समय में जीव को स्थित होना चाहिए। एक आधा और पॉइंट रह गए बीच में। पॉइंट रह गया। बोलिए वर्षा जी, क्या रहेगा? भव्य होना चाहिए, भव्य तो आ गया था। साकार ज्ञान उपयोग होना चाहिए, जागृत अवस्था होनी चाहिए। ये तो हो गए। गर्भज, गर्भज वाला पॉइंट रह गया था। गर्भज होना चाहिए, संगी होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। गर्भज थोड़ा सा उसके ग्रुप जैसा बना लीजिए कि मिथ्या दृष्टि है और चतुर्गति, चारों गतियों में स्थित, ये वाला पॉइंट भी रह गया था। चारों गतियों में स्थित, फिर संगी, गर्भ, पर्याप्त और गर्भजी एक साथ हो गए। फिर मंद कषाई, जागृत और साकार ज्ञानोपयोग ये एक साथ हो गए। और भव्य को शुरू वाले दो के साथ जोड़ लीजिए, तो ऐसे तीन तीन के जोड़े में 9 हो जाएंगे और लास्ट वाला वो है करण लब्धि वाला। तो इस तरह से ये उसकी योग्यताएं हैं। तो जो अंतिम पॉइंट है, करण लब्धि के अंतिम समय में स्थित होना चाहिए। तो करण लब्धि की का अंतिम समय कैसे आएगा, करण लब्धि के अंतिम समय तक कैसे पहुंचा जाएगा, उसके लिए करण लब्धि से पहले कौन सी लब्धि होना आवश्यक है? प्रायोग्य लब्धि। प्रायोग्य लब्धि से पहले देशना लब्धि, देशना से पहले विशुद्धि और विशुद्धि से पहले क्षयोक्षम। यानी ये प्रथमोक्षम सम्यक्त होगा तो पंच लब्धि पूर्वक होता है। लब्धि अर्थात उन विशिष्ट परिणामों की प्राप्ति। प्रथमोक्षम सम्यक्त के योग्य जो विशिष्ट परिणाम है उनको लब्धि के नाम से यहाँ पर कहा गया है। उन परिणामों की प्राप्ति होना वो लब्धि कहलाता है।
विषयोपम विशुद्धि देशना लब्धि की चर्चा अपनी हो गई थी। प्रायोग्य लब्धि की भी चर्चा काफी अपन ने की। प्रायोग्य लब्धि यानी किस अवस्था की प्राप्ति को प्रायोग्य लब्धि कहते हैं, या प्रायोग्य लब्धि में क्या अवस्था प्राप्त होती है। 4 पॉइंट इसके लिए हमने देखे थे। कौन कौन से 4 पॉइंट हैं? प्रायोग्य लब्धि में जीव जब पहुंचता है तो पहले वाली 3 लब्धियों के प्रभाव से उसकी विशुद्धि इतनी बढ़ती जाती है कि जो पूर्व बंधे हुए कर्म है वो अंतः कूड़ा-कूड़ी सागर प्रमाण रह जाए, पहला पॉइंट। दूसरा कि नए कर्मों का बंध वो भी प्रति समय अनंत गुणा ही, मतलब घटता घटता बंधे, अनंत गुणा नहीं, प्रति समय घटते क्रम से, प्रति समय घटते क्रम से बंधे। तीसरा है प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग वो चतुस्थानीय हो जाए और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटकर द्विस्थानीय रह जाए, अवस्थाएं होती है। ऐसी योग्यता की प्राप्ति वो प्रायोग्य लब्धि कहलाती है। यानी क्या काम होता है, देखो इसको थोड़ा अपन शॉर्ट करें याद करने के हिसाब से। स्थिति में परिवर्तन होता है, स्थितियों में कुछ काम होता है और अनुभाग में कुछ काम होता है। जो जीव को असली कष्ट का कारण है, दुख का कारण मतलब जो निमित्त बनता है। 4 प्रकार के बंध होते हैं। बंध है वो दुख रूप है, दुख का कारण है। कर्म बंधन वो दुख का कारण है। निमित्त की अपेक्षा से हम कहेंगे तो दुख का कारण उसको कहेंगे। तो बंध 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के बंध हैं? प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। ये 4 प्रकार के बंध हैं। इसमें से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध वो कोई दुख में बहुत विशेष, मतलब ना के बराबर, तो वो दुख में कोई कारण नहीं बनता है, ऐसा कहते हैं। उसका कोई दुख से ज्यादा संबंध नहीं है। जो जीव के असली दुख का कारण बनता है वो कौन से प्रकार का बंध है? वो है स्थिति बंध और अनुभाग बंध। और यहाँ प्रायोग्य लब्धि में ये जो काम हो रहा है, ये किस में हो रहा है? स्थिति बंध में और अनुभाग बंध में। पहले 2 काम हो रहे हैं वो स्थितियों से संबंधित है कि पूर्वबद्ध जो स्थितियां हैं वो घट के कितनी रह गई हैं? अंतः कूड़ा कूड़ी सागर। और जो नवीन बन रही है वो भी अंतः कूड़ा कूड़ी सागर ही बन रही है, लेकिन पहले समय से दूसरे समय में कम, दूसरे से तीसरे में और कम, ऐसे घटते क्रम में, लेकिन वो अंतः कूड़ा कूड़ी सागर ही बन रही है। तो ये स्थिति में ये काम हुआ। और अनुभाग में क्या काम हो रहा है कि अनुभाग भी जो पाप प्रकृतियों का अनुभाग है वो घटकर चतुस्थानी की जगह कितना हो गया है? द्विस्थानी हो गया है। और पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग जो है वो बढ़ के चतुस्थानी है। और नए जो कर्म बनेंगे उनका अनुभाग, जैसे स्थिति में नई स्थिति बन रही है वो अंतः कूड़ा कूड़ी सागर ही बन रही है, अधिक की नहीं बन रही है। वैसे अनुभाग जो नया बन रहा है तो वो पाप प्रकृतियों में चतुस्थानीय बंधेगा क्या? कि नया अनुभाग भी पाप प्रकृतियों में द्विस्थानीय ही रहेगा और पुण्य प्रकृतियों में चतुस्थानीय। तो पुराने स्थिति अनुभाग में भी काम हुआ है और नए जो बन रही हैं उनके स्थिति अनुभाग में भी इस तरह से घटोतरी हो रही है। तो जो जिससे हम इफेक्टेड होते थे वो तो था स्थिति बंद अनुभाग बंद, और उसमें इतना फर्क यहाँ प्रायोगिक लब्धि में होता है। तो जो ये स्थितियां कम होती हैं ये कैसे कम हो रही हैं? पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति को अंतः कूड़ा कूड़ी सागर कर दिया। कैसे कर दिया? ऐसे अपने आप ही हो जाती है क्या? कि उन कर्मों में, उन पुद्गलों में कितने प्रोसेसिंग क्या होती है। तो उसके लिए कहा कि वो होता है स्थिति कांडक घात। क्या होता है? स्थिति कांडक घात। पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति को कम किसके द्वारा किया जाता है? स्थिति कांडक घात के द्वारा। स्थिति कांडक घात क्या होता है कि जो ऊपर वाली स्थिति, अधिक स्थिति वाले जो कर्मों के निषेध हैं उनको नीचे वाली स्थितियों में भेजा जाता है।
स्थिति के लिए इस तरह की रचना बनाई जाती है, त्रिकोण रचना। अनुभाग के लिए आपने ध्यान दिया होगा, मैंने इस तरह की बनाई थी। अनुभाग के लिए इस तरह की डायग्राम बनाया था, 4 प्रकार का अनुभाग दिखाया था। अनुभाग के लिए इस तरह की बनाई जाती है स्थितियों को, क्योंकि स्थितियां टाइम को बताती हैं, काल में, तो वो इस तरह से लंबाई में, काल के लिए, स्थिति के लिए इस तरह का डायग्राम बनाया जाता है। तो समझ लीजिए ये कर्मों की सब स्थिति के यहाँ ये निषेक, ये ग्रुप लगे हुए हैं, ये एक एक निषेक है। तो इसकी स्थिति है, समझ लो 10, फिर ये 20 साल, 30, 40, इस तरह से ये स्थितियां हैं। कोड़ा कोड़ी सागर ही समझ लो, तो फिर 10 तो ज्यादा हो जाएगा। ये 70, फिर 60, फिर 50, 40, 30, 20, 10, और इसके नीचे समझ लो अपन ये अंत है कोड़ा कोड़ी सागर की लाइन। दिख रहा है आप लोगों को? ये अंत है कोड़ा कोड़ी सागर है, और ये बाकी सब ऊपर के अधिक हैं। उदाहरण के लिए समझ रहे हैं? तो क्या होता है स्थिति कांडक घात में, कि ये जो ऊपर की स्थिति वाले कर्म के निषेक हैं, इनको उठा उठा के, जैसे ये 70 कोड़ा कोड़ी वाले हैं, तो यहाँ से पूरा का पूरा लौट उठ के, और यहाँ ऐसा नीचे वाली स्थिति में, यहाँ से उठ के यहाँ नीचे वाली स्थिति में, ये तो समझ लो इसको और बड़ा करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये तो सारे कोड़ा कोड़ी सागरों के ही बना दिए ना अपन ने। तो ये सब यहाँ से उठ उठ के पूरे के पूरे लौट, वो जो परमाणु है वो ऊपर की स्थिति की जगह नीचे की स्थितियों में आके मिलते हैं। इसको बोलते हैं स्थिति कांडक घात। यानी जो अधिक स्थिति वाले कर्म के निषेक हैं, वो कम स्थिति वाले निषेकों में आके मिल जाते हैं। तो इनकी स्थितियां, ये क्या होता है, सारे उठ उठ के यहाँ से आ गए, तो फिर क्या होगा वो थोड़ी देर बाद में, कि यहाँ से ये खत्म हो जाएगा सारा, ये खाली। तो अब वो कितना बचा कर्म, इतना बचा बस, जो यहाँ तक इतने समय तक चल रहा था, चलने वाला था, वो कितना रह गया, केवल इतने समय तक का। स्थिति कम हो गई। जो कर्म इतनी समय तक जाता, 70 कोड़ा कोड़ी समय तक चलता रहता, उदय आता, फल देता, वो कितना रह गया, केवल अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। ऊपर की स्थितियों के जितने भी कर्म परमाणु थे, वो सब नीचे की स्थितियों में आके मिल गए। ठीक है, अभी इसमें आप लोगों को तो किसी को प्रश्न नहीं उठ रहा है, तो मैं भी नहीं उठाती हूँ। जबरदस्ती कंफ्यूजन क्यों करें। देखो, एक और दूसरी चीज होती है अपकर्षण। सुना है नाम? नाम तो सुना ही होगा, अपकर्षण। अपकर्षण में क्या होता है? अपकर्षण में भी अधिक स्थिति कम स्थिति में हो जाती है। जैसे कि उनकी आयु का हुआ, राजा श्रेणी की 33 सागर की आयु थी, तो आयु का अपकर्षण हो गया, और कितनी रह गई, 84,000 वर्ष की रह गई। तो वो कम हो गई ना, कम होने को, कर्म की स्थिति के कम होने को अपकर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म की स्थिति के कम होने को अपकर्षण कहते हैं। और यहाँ क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, स्थिति कम हो रही है, तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, अपकर्षण कह रहे हैं क्या? ये अपकर्षण नहीं है, यह है स्थिति कांडक घात। तो अपकर्षण में और स्थिति कांडक घात में क्या अंतर है? अपकर्षण में और स्थिति कांडक घात में क्या अंतर है? अपकर्षण में क्या होता है, वही जो ऊपर की स्थिति के कर्म के परमाणु हैं, ये 70 के थे, 60 के थे, 50 के थे, ऊपर की स्थिति के परमाणुओं को नीचे की स्थिति में मिलाया जाता है अपकर्षण में। लेकिन वहां क्या होता है, वहां कुछ परमाणु, थोड़ा सा हिस्सा ऐसे इधर से कम होता है, मान लो मोटाई में से, मतलब यहाँ मान लीजिए 1000 परमाणु थे, तो 1000 में से 100 नीचे आ गए, तो बचेंगे कि नहीं बचेंगे? यहाँ पे 70 कोड़ा कोड़ी वाली स्थिति में 1000 की जगह 900 हो गए, 60 वाली में 1000 थे, वहां 1000 की जगह 800 हो गए, 200 नीचे आ गए मान लो। तो पूरा का पूरा खाली नहीं होगा, कुछ परमाणु वहां बचे रहेंगे। अपकर्षण में क्या होता है, ऊपर के परमाणु, ऊपर अधिक स्थिति के परमाणुओं की नीचे की स्थिति में आके मिलते हैं, कर्म की स्थिति कम होती है, वो कहलाता है अपकर्षण। लेकिन वहां पूरा का पूरा लौट उठ के नीचे नहीं आता है, कुछ परमाणु होते हैं
वो उसमें से निकल के कम स्थिति वाले में आ जाते हैं। तो वो जितने परमाणु नीचे आए, 100 नीचे आए तो 100 का अपकर्षण हो गया, 200 आए तो 200 की स्थिति का अपकर्षण हो गया। लेकिन पूरी की पूरी वो जगह खाली नहीं होती। और यहाँ स्थिति कांडक घात में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा लौट उठ के नीचे आ रहा है, कम स्थिति में आ रहा है। तो ऊपर बिल्कुल जगह खाली, मतलब जगह खाली मतलब ऐसे कर्मों में कोई जगह है, ये अपन समझ लो समझने के लिए इस तरह की शब्दावली और इस तरह के यूज में लेते हैं। मतलब वो कर्म पूरे के पूरे कम स्थिति के हो जाते हैं, सारे के सारे ही। किस में हो जाते हैं सारे के सारे ही? स्थिति कांडक घात में। और अपकर्षण में उसमें से थोड़े कुछ ही परमाणु हैं वो कम स्थिति के होते हैं, बाकी परमाणु अधिक स्थिति के भी बने रहते हैं। तो ये इनमें मेजर बेसिक डिफरेंस है अपकर्षण में और स्थिति कांडक घात में। ये कब होता है और कैसे और क्यों होता है? स्थिति कांडक घात तो ये एक प्रायोगिक लब्धि में ये जो कम हुई है ना स्थितियां, उसके लिए हाँ। हो रहा है। स्थिति कम कैसे होगी, पूरी की पूरी स्थिति कम हुई। यहाँ 70 कोड़ा कोड़ी, 60 कोड़ा कोड़ी, 40 कोड़ा कोड़ी की स्थितियां थी, तो वो सब अंतः कोड़ा कोड़ी रह गई। तो कैसे कम होगी स्थिति? तो वही स्थिति कांडक घात के माध्यम से। स्थितियों के कांडक, कांडक का मतलब होता है ग्रुप, लॉट, उसका घात कर दिया जाता है। ऐसे पूरे के पूरे निषेकों की स्थिति कम हो जाती है। तो ये होता है प्रायोगिक लब्धि में भी होगा, करण लब्धि में भी, अपूर्व करण आदि स्थानों पर होगा, ऊपर श्रेणी के समय पे भी होता है, अलग अलग जगह पे ये काम होता है कर्ण की स्थितियों में। और जो अपकर्षण है, अपकर्षण तो नॉर्मली जीव के परिणामों के निमित्त से डेली रूटीन में होता रहता है। अपकर्षण तो कभी भी जैसे जैसे जीव के परिणाम ऊपर नीचे होते हैं उसके हिसाब से अपकर्षण होता रहता है। स्थिति कांडक घात है एक तो ये प्रायोगिक लब्धि में अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति करने के लिए, और फिर बाद में तो फिर बंदी अंतः कोड़ा कोड़ी की रही है, उससे ऊपर बंदी नहीं रही है। लेकिन फिर बाद में होगा विकरण लब्धि में भी फिर ये स्थिति कांडक घात होंगे, और जो अधिक स्थिति वाले हैं कुछ अ, उसमें भी होगा, और श्रेणी के समय पे भी होगा, तब भी होता है फिर। नहीं, मतलब इसका यही हुआ कि प्रयोग विधि में जो अपने प्रयोग करण लब्धि में जो अपने कम हो जाते हैं, उस वही उसका कारण हुआ, मतलब हमने कहा फिर कसाय से जो कम। हाँ, उसका निमित्त कारण तो वही है अपने परिणामों की विशुद्धि, जो परिणामों की कषाय। वृद्धि हो रहा है, मतलब बाकी। हाँ, ये सब काम कर्मों में हो रहा है, लेकिन इसमें निमित्त कौन बन रहा है? ये जीव के परिणाम। जीव के परिणामों के निमित्त से कर्मों में इतनी उठापटक, इतनी उथल पुथल, वो जीव के परिणामों के निमित्त से होती है। इसमें जो ये कम होते हैं वो जो अब तक के पूरे होते हैं वही कम होते हैं, या जो इस अभी मतलब आज के प्रेजेंट की स्थिति में जो है वो ये कम होते हैं? पूर्वबद्ध कर्मों में हो रहा है, ये जो स्थिति पूर्व कांड। बात तो सारे के सारे कर्म ही खत्म हो जाते हाँ, स्थितियां, स्थितियां, कर्म हैं। खत्म नहीं हो स्थितियां रही, मतलब स्थितियां कम हो खत्म जाती। खत्म नहीं हो रहे, 7 मतलब कर्म, ये उनकी स्थितियां कम हो रही हैं, तो सारे के 7 सारे जो कर्म, पुराना लॉट है वो सारा का सारा एक हाँ, साथ ही है। 7 कर्मों में ये काम हो रहा है। लेकिन अगर ये प्रायोगिक लब्धि से करण लब्धि में नहीं पहुंचा अंतर्मुहूर्त बाद, तो वो वापस से इसीलिए स्थिति अधिक बनने भी लग जाएगी और बढ़ जाएगी, फिर से वापस बढ़ जाएगी। वापस बढ़ जाएगी। ये काम केवल अंतर्मुहूर्त के लिए वैलिड है। अगर इस हाँ, अंतर्मुहूर्त में करण लब्धि प्राप्त कर ली इसके जस्ट बाद में, तो ये पक्का हो जाएगा। और अगर वो अंतर्मुहूर्त के बाद डाउन हो गए, करण लब्धि में नहीं पहुंचे, और फिर परिणाम कषाय बढ़ गई, तीव्र हो गई, संक्लेश हो गया, तो ये सब लैप्स हो जाएगा, वापस से स्थितियां बढ़ जाएंगी, वापस से वो बंध भी, अनुभाग भी, सब वापस से बढ़ जाएगा। ये केवल काम हो रहा है, ये टेम्पररी है, केवल अंतर्मुहूर्त के लिए ये काम वैलिड है। लेकिन ये पक्का हो सकता है यदि उसके बाद में तुरंत ही करण लब्धि प्राप्त कर ली जाए, तब तो ये पक्का हो जाएगा। नहीं तो फिर ये अंतर्मुहूर्त के लिए वैलिड है, फिर लैप्स हो जाएगा। तो ये कहलाता है स्थिति कांडक घात। यहाँ शब्द यद्यपि नहीं आया अपनी इस परिभाषा में, लेकिन ये स्थिति कांडक घात के माध्यम से ये स्थितियां कम हो रही है। ये जो स्थितियां कम हो रही हैं वो किसके कारण हो रही हैं? स्थिति कांडक घात के माध्यम से। इसी तरह से जो अनुभाग कम किया, चतुस्थानीय अनुभाग था वो द्विस्थानीय रह गया, वो कैसे हुआ? उसके लिए क्या प्रोसेसिंग हुई? तो अनुभाग को कम करने की जो प्रक्रिया है
वो कहलाती है अनुभाग कांडक घात। अनुभाग को कम करने की प्रक्रिया वो अनुभाग कांडक घात। ये अनुभाग है लता, दारू, अस्सी और शैल, ये 4 प्रकार का है अनुभाग घातीय कर्मों में। कौन सा वाला तीव्र अनुभाग है, किसको कम करना है? चतुस्थानीय। चतुस्थानीय है, उसको द्विस्थानीय रखना है। इधर वाले को कम करें कि इधर वाले को कम करें? ये समझ लो कि क्या बोलेंगे, अब इसको कैसे समझाएंगे? मेरे लेफ्ट हैंड साइड वाला है या राइट हैंड साइड वाला? इधर वाला, ठीक है। तो ये जो इनका जो अनुभाग है, ये क्या होगा कि इनका भी अनुभाग इधर जा जाके मिलेगा। इनकी जो अनुभाग की शक्ति है वो सब ऐसे वो जीव के परिणामों के निमित्त से ये अस्थि और शैल वाला अनुभाग खत्म हो जाएंगे और वो लता और दारू में मिल जाएंगे। लता और दारू में मिल जाएंगे तो इसका मतलब कि वो लता और दारू रूप हो जाएंगे, मतलब अनुभाग उनका कम हो गया। कहने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि वो लता दारू को अस्थि शैल बना देंगे उसमें मिलके। देखो दुनिया में तो ऐसा होता है कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, ऐसी कहावत है ना। मतलब वो बुरी चीज आ जाए तो वो सब बुरे हो जाते हैं। एक एप्पल सड़ी हुई वो सबको सड़ा देती है। पर यहाँ ये अस्थि और शैल इधर लता दारू में मिलेंगे तो ये लता दारू को अस्थि शैल नहीं बना देंगे, ये खुद लता दारू रूप हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही वहां पे स्थितियां ऊपर की नीचे आ रही थी, वो स्थितियां कम हो रही थी, यहाँ पर ये इस तरह से अनुभाग। और ये पूरा मतलब ये पूरा का पूरा इसी तरह से, जैसे ये यहाँ कहा ना, ऐसे अपकर्षण में भी अनुभाग का भी होता है। तो जब अपकर्षण होगा तो कुछ ही अनुभाग जाएगा इधर उधर, और ये है अनुभाग कांडक घात। इसमें पूरा का पूरा ये इधर का खत्म हो जाएगा, ये 2 ही रह जाएंगे बस। ये सारा उधर चला जाएगा, तो जब सारा चला गया तो अब क्या बचा? 2 ही रह गए। तो ये द्विस्थानीय अनुभाग रह जाता है किसमें? पाप प्रकृतियों में। ये घातिया कर्म है। इसी तरह से नीम, कांजीर, विष, हलाहल, अघातिया में भी समझ लेना कि वो विष और हलाहल पूरा खत्म हो जाता है और नीम कांजीर रूप अनुभाग बचता है। तो ये सारा प्रोसेस ये भी अंतर्मूर्त के लिए वैलिड है। अंतर्मूर्त में ही करण लब्धि को प्राप्त किया उसके बाद में तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, सम्यक तो होगा ही होगा। और अगर करण लब्धि में नहीं पहुंचे और वापस संक्लेश हो गया, परिणाम विचलित हो गए, तो फिर वापस से वही चतुस्थानीय अनुभाग और सब पहले की जैसी स्थिति हो जाएगी। तो ये सब काम, इतना काम प्रायोग्य लब्धि में होता है। आप सोचो कि इतना सारा काम तो प्रायोग्य लब्धि में हो रहा है जिसमें अभी 100% श्योरिटी नहीं है, इतना काम वहां हो गया। तो वो सम्यक तो जब होता है और होगा तब क्या क्या नहीं हो जाता होगा। ये तो सब पहले की कार्यक्रम है, उसमें इतना काम हो गया है। तो सम्यक की कितनी अद्भुत महिमा है कि क्या क्या उससे नहीं हो जाएगा कर्मों में। जब जीव ने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया पुरुषार्थ पूर्वक, इन 5 लब्धि पूर्वक, तो उसके बाद मोक्ष तो बहुत जल्दी नहीं मिलता, उसमें तो बहुत लंबा काल है। तो ये जो स्थितियां हैं कर्मों की, स्थिति अनुभाग, ये घटे हुए ही रहते हैं, घट घट कर ही बनते हैं। अगर सम्यक दर्शन मेंटेन है तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर ही होगा, आगे जो भी बंद होगा अगर सम्यक दर्शन मेंटेन है तो। और छूट गया सम्यक दर्शन तो अधिक भी मिथ्यात्व दशा में जो बन सकती है सब बन सकती है फिर से। अगर छूट गया है तो फिर अधिक स्थितियां वापस से आ जाएंगी। तो फिर दोबारा जब सम्यक करेगा, यदि भी प्रथमोपशम नहीं करेगा, मान लो शिवोपशम करेगा, तो बाद में भी करण परिणाम होते हैं ना। फिर शायिक सम्यक के लिए करण परिणाम होते हैं, अनंत अनुबंधी की भी संयोजना के लिए करण परिणाम होते हैं। तो उन करण परिणामों में भी फिर से ये स्थिति कांडक घात और ये सब फिर से होते हैं। तो वो जो भी स्थितियां अधिक है वो वहां फिर से कम होंगी, श्रेणी के समय होंगी, फिर से काम तो ये होगा। और अगर इतना ज्यादा टाइम बना दिया है कि फिर से प्रथमोपशम सम्यक तो होना है, तो वो फिर से प्रायोगिक लब्धि होगी, तब फिर से काम होगा ये। अगर सम्यक दर्शन मेंटेन रहता है तो सम्यक दृष्टि को अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से अधिक की स्थितियां नहीं बनती।
पाप प्रकृतियों में द्विस्थानीय अनुभागी बनता है, पुण्य प्रकृतियों में चतुस्थानीय बनता है। सम्यक दर्शन मेंटेन है तो, और छूट गया है तो फिर मिथ्या दृष्टि हो गया है, जैसा मिथ्या दृष्टि सामान्य को होता है। मिथ्या दृष्टि में साधी मिथ्या दृष्टि और अनादि मिथ्या दृष्टि के लिए कोई कंसेशन, कोई इसको विशेष छूट मिलती हो, ऐसा कुछ नहीं है। मिथ्या दृष्टि सब एक बराबर है, सब सारे बंध सब एक से हैं। जैसा सामान्य अनादि मिथ्या दृष्टि को बंद होगा, वैसे इसको साधी मिथ्या दृष्टि को होगा। तो इस तरह से ये प्रायोगिक लब्धि में देखिए। अब इसको फिर से पढ़ते हैं, कोई अगर शब्द फिर से रह गया होगा तो अपन चर्चा करके फिर आगे जो कौन प्रथमोपशम सम्यक के अयोग्य है वो यहाँ आगे दिया है। पेज नंबर है 59 रत्नकरी शावकाचार में। अब चौथी प्रायोगिक लब्धि का स्वरूप जैसा आगम में कहा है, देखो क्या लिखा है, जैसा आगम में कहा है। ये मतलब समझ लीजिए कर्णानुयोग के ग्रंथों से ये इसी तरह की लब्धि सार आदि से, लब्धि सार में भी बिल्कुल इसी तरह से दिया है। तो आगम ग्रंथ हैं, कर्णानुयोग के शास्त्र हैं, उनमें जैसा कहा है वो कहते हैं। ऊपर कही 3 लब्धियों सहित जीव जब समय समय विशुद्धता को बढ़ाते हुए आयु कर्म के सिवाय 7 कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर शेष रह जाए, तब पूर्व में जो कर्मों की स्थिति बची थी उसे एक कांडक घात द्वारा छेदे। ये शब्द दिया है कांडक घात द्वारा छेदे, यहाँ शॉर्ट में दिया है कांडक घात, और पूरा नाम है स्थिति कांडक घात। वो जो स्थिति के को छेद रहा है, स्थिति को कम कर रहा है, तो वो वाला कांडक घात क्या कहलाएगा, स्थिति कांडक घात। तो ये एक कांडक, कांडक का मतलब है पूरा ग्रुप उठा के उसको नष्ट किया है। एक कांडक घात द्वारा छेदे, फिर कांडक से प्राप्त द्रव्य, कर्मों के जो द्रव्य है उसको शेष रही स्थिति के बराबर करता है। मतलब उस द्रव्य को नीचे वाली स्थिति में मिलाता है, नीचे जितनी जो स्थिति शेष है उसके बराबर वो कर लेता है। अधिक स्थिति था 70 थी, उसको अंतर के बराबर कर लिया। इस अवस्था में घातिया कर्मों का अनुभाग रस दारू और लता रूप शेष बचता है, शैल अस्थि रूप नहीं रहता। और अघातिया कर्मों का अनुभाग नींब कांजी रूप शेष बचता है, विष हलाहल रूप नहीं रहता। पहले जो अनुभाग था उसमें अनंत का भाग देने पर बहुभाग प्रमाण अनुभाग को नष्ट करके बाकी बचा अनुभाग यानी अनंतवा भाग शेष रह जाता है। यानी पहले जितना अनुभाग था ना, ये जो पहले अनुभाग था जितना चतुस्थानीय, ये पहले चतुस्थानीय अनुभाग था, इतना सारा अनुभाग था। तो इसमें बहुभाग, ये बहुभाग यद्यपि अपन ने यहाँ बराबर भाग किए हैं, लेकिन ये तीव्र अनुभाग है ना, तो ये बहुभाग खत्म हो गया और बचा कितना है, ये तो चित्र में अपन ने सब बराबर बराबर डिवीजन कर दिए हैं ऐसे। ये कितना बचा है अभी, अनंतवा भाग। शक्ति इतनी कम बची है, जो चट्टान पड़े, चट्टान अपने ऊपर आके गिरे और एक फूल पत्ती आके गिरे, कितना कितना फर्क है। ये लकड़ी से मारी, समझ लो स्केल से मारी, और एक चट्टान से सिर पे आके पड़ जाए, तो बहुत फर्क है, अनंतवा भाग रह गया। वो यहाँ कह रहे हैं कि पहले जो अनुभाग था उसमें अनंत का भाग देने पर बहुभाग प्रमाण अनुभाग को नष्ट कर दिया और बाकी बचा जो अनंतवा भाग वो शेष रह जाता है। ऐसा कार्य करने की योग्यता की प्राप्ति वह प्रायोग्य लब्धि है। यह भव्य व अभव्य दोनों के हो सकती है। ये जो लब्धि है ये भव्य अभव्य दोनों के हो सकती है। अब यहाँ पे आगे दिया है कि कुछ जीव ऐसे हैं जो प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करने के अभी तो अपन ने पढ़ी थी 10 योग्यताएं, अब अयोग्यताएं भी हैं कि कुछ जीव हैं वो प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए, संक्लेश परिणामी, वही 59 पेज पे है रत्नकरी शावकाचार में। संक्लेश परिणामी संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त के जैसा संभव हो सके वैसा उत्कृष्ट स्थिति बंध वाला और उत्कृष्ट प्रदेश स्थिति अनुभाग की सत्ता वाला जीव प्रथमोपशम सम्यक को ग्रहण नहीं कर सकता है, तथा शपथ श्रेणी में जो बंध संभव है
उतनी परिणामों की विशुद्धि व जघन्य प्रदेश स्थिति अनुभाग की सत्ता रह जाने पर भी प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति नहीं होती है। देखो क्या कह रहे हैं, किसको नहीं होता है? संक्लेश परिणामी संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक। इधर से देखो, उत्कृष्ट स्थिति बंध वाला और उत्कृष्ट प्रदेश स्थिति अनुभाग की सत्ता वाला, जिसके उत्कृष्ट स्थिति बंध हो रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंद हो रहा है, उत्कृष्ट स्थिति और अनुभाग की सत्ता जिसके है, ऐसा जीव प्रथमोपशम सम्यक को प्राप्त नहीं कर सकता। कौन सा जीव प्रथमोपशम सम्यक को प्राप्त नहीं कर सकता? जिसके पास उत्कृष्ट स्थितियां है, उत्कृष्ट स्थिति को बांध रहा है जिस समय। एक दो तरह के जीव हैं, एक तो जो बांध रहा है ना, उत्कृष्ट स्थिति बंध वाला, ठीक है, और दूसरा है उत्कृष्ट प्रदेश स्थिति अनुभाग की सत्ता वाला, जिसके बिल्कुल उत्कृष्ट स्थितियां हैं, वो जीव प्रथमोपशम सम्यक को ग्रहण नहीं कर सकता। यानी जिस समय वो जीव उत्कृष्ट स्थिति बांध रहा है, कर्मों की उत्कृष्ट स्थितियां बताई थी, कर्मों की उत्कृष्ट स्थितियां बताई थी ना अभी जब प्रकरण चालू हुआ था, ध्यान है? बोली, घातिया कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति किस किस को याद है? बोली मीनू जी, घातिया कर्मों की चारों की। 70 कोड़ा कोड़ी सागर मोहनी कर्म की नहीं। हाँ आगे बोलिए, चारों की 70 है क्या? नहीं नहीं, 30 ज्ञानावर्णीय की और इसकी 20 अंतराय की, ज्ञानावर्णीय और दर्शन। चले रेणु जी आप बोलिए फटाफट। तीनों की 30 कोड़ी रहेगी, 30 कोड़ा कोड़ी, ज्ञानावन दर्शनावन अंतराय की, और उनकी रहेगी 20 कोड़ा कोड़ी, क्या बोलते हैं इसके, आयु को छोड़ के। अच्छा, खाली घातिया की बतानी थी। ज्ञानावन दर्शनावन अंतराय की 30 कोड़ा कोड़ी सागर और मोहनीय कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर, और अघातिया कर्मों में निशा आंटी। नाम और गोत्र के 20 कोड़ा कोड़ी सागर, वेदनी की 30, और कौन सा बच्चा, आयु, और आयु की तो आयु अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट तो 33 नहीं 33 सागर, सॉरी। वेदनी की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, नाम गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर और आयु की 33 सागर, ये उत्कृष्ट स्थितियां हैं। तो यहाँ भी आयु को तो अपन कंसीडर कर नहीं रहे हैं, 7 कर्मों के संबंध में यहाँ बात चल रही है। तो जिसको उत्कृष्ट, देखो यहाँ 2 बातें नीचे भी जो दूसरी लाइन दी थी, तथा शपथ श्रेणी में जो बंध संभव है, उतने परिणामों की विशुद्धि व जगन्य प्रदेश स्थिति अनुभाग की सत्ता रह जाए। यानी दोनों बातों में क्या कह रहे हैं कि जिसको उत्कृष्ट स्थिति बंद हो रहा है अथवा जिसको जगन्य स्थिति बंद हो रहा है। उत्कृष्ट स्थिति बंद किसको होता है और जगन्य स्थिति बंद किसको होता है? जगन्य स्थितियां बताया कर्मों की, उत्कृष्ट तो अभी अपन ने कर ली चर्चा। जगन्य स्थितियां देखो, कल आप लोगों ने प्रवचन सुना हो, आप लोगों को सूचना कर देती हूँ मैं, पर अपना समय हो जाएगा, कि अभी ये साल यहाँ डिसीजन लिया है विद्वत परिषद में कि ये पूरा वर्ष तत्वार्थ सूत्र वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, पूरा वर्ष। और तत्वार्थ सूत्र की क्लासेस चलेंगी, गोष्ठियां चलेंगी, प्रवचन चलेंगे, और जो भी चलेगा याद करना है सबको, तत्वार्थ सूत्र याद करना है एक साल में। तो अपने को तो है ही आधे से ज्यादा, है ना, और प्रश्नोत्तरी वगैरह भी उसकी आने वाली है, तो अपने को तो बहुत आसानी रहेगी सबको। तो याद करने का मतलब इसलिए भी जिन्होंने नहीं किया हो तो वो चालू कर दें, कि इस बहाने क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसकी अपने को याद होगा, इससे बड़ा क्या मिलना है, ठीक है ना। वो तो मिलेंगे ही पुरस्कार वगैरह, तो उसकी अपने को कोई किसी को कोई मेरे ख्याल से इच्छा और ऐसे कोई लालसा नहीं होती है, लेकिन वो याद हो जाए इस बहाने से अपने को, तो सभी याद करने में लगे। और याद करने का भी ये फायदा, अभी अब अपने को काम
यहाँ चाहिए जगन्य स्थितियां, तो वो 8वां अधिकार में सारे सूत्र दिए हैं। बोलिए, सूत्र याद है सुमिता आंटी? अपराध आदर्श मुहूर्ता वेदनीयस्य। ये याद नहीं है, वैसे मैं ये बता दूंगी। ज्ञानावर्त दर्शनावर्त इनकी तो अंतर्मूर्ति है, और वेदनी की 12 मूर्त है, और इसकी है नाम और गोत्र की भी अंतर्मूर्ति है। नहीं, नाम गोत्र और अष्टो, नाम और गोत्र की 8 मूर्त, वेदनीय की 12 मूर्त, और बाकी बचे 5 की अंतर्मूर्त। जगन्य स्थिति याद करना सरल है, 3 कर्मों की अलग से कर लो। वेदनीय की 12 मूर्त, नाम और गोत्र की 8 मूर्त, और बाकी 5 बचे ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहनीय, अंतराय और आयु, इन सब की अंतर्मूर्त। ये जगन्य स्थितियां हैं। तो देखो, जगन आयु को छोड़ना है, आयु की संबंध में बात नहीं चल रही है अभी। आयु को छोड़ के 7 कर्मों की जगन्य स्थिति कौन बांधता है? मिथ्या दृष्टि को नहीं बनती है। ये सारे नियम अपन ने 8वें अध्याय में तत्वार्थ सूत्र में पढ़े हैं। वहां आप खोलोगे ना, ये वाली सूत्र लास्ट के सूत्र हैं, तो आपको लिखे हुए दिखेंगे। तत्वार्थ सूत्र में सबके पास में है तत्वार्थ मणि प्रदीप, तो ये जो स्थितियों वाले लास्ट वाले सूत्र हैं वहां लिखा है, मिथ्या दृष्टि को जगन्य स्थितियां नहीं बनती हैं, और सम्यक दृष्टि को भी चौथे गुण स्थान वाले को जगन्य स्थितियां नहीं बनती है। जगन्य स्थितियां बनती हैं शपथ श्रेणी के काल में, जब उसकी बंध विच्छित्ति होने वाली होती है, जिस कर्म का बंधन रुकने वाला होता है, उस समय उसकी बंध विच्छित्तियां होती है। श्रेणी के समय पे, शपथ श्रेणी हो अथवा उपशम श्रेणी में भी, मुख्य रूप से फाइनली तो शपथ श्रेणी में ही होती है, तो वो उस समय उसकी जगन्य स्थितियां बनती है। तो जिसको जगन्य स्थिति बन रही है वो प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करेगा। जिसको जगन्य स्थिति बन रही है वो कौन सी पोजीशन में है? वो तो श्रेणी में है, उसको प्रथमोपशम की आवश्यकता है क्या? वो तो ऑलरेडी सम्यक दृष्टि है। तो जगन्य स्थिति बांधने वाले को तो प्रथमोपशम सम्यक होना नहीं। अब रही बात कि जिसको उत्कृष्ट स्थिति बंद हो रहा है, तो जिसको उत्कृष्ट स्थिति बंद हो रहा है, उसके परिणाम, यानी जो हर कर्म की मान लो 70 कोड़ा कोड़ी मोहनी की बांध रहा है, 40 कोड़ा कोड़ी चारित्र मोहनी की बांध रहा है, 30 कोड़ा कोड़ी ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण आदि की बांध रहा है, तो उसके परिणाम अच्छे होंगे, बहुत विशुद्ध। जिसको उत्कृष्ट स्थिति बंद हो रहा है, उत्कृष्ट स्थिति बंद उत्कृष्ट संक्लेश परिणामों से होता है, क्योंकि स्थितियां हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, तो संक्लेश बढ़ता है तो स्थिति भी बढ़ती है। अधिक स्थिति बन रही है, इसका मतलब संक्लेश अधिक हो रहा है। कम स्थिति बन रही है तो संक्लेश कम है। एक सामान्य नियम है 3 आयु को छोड़ के, ठीक है। तो उत्कृष्ट स्थिति बंद हो रहा है, इसका मतलब संक्लेश भी टॉप लेवल पर है, और जब ऐसी स्थिति होती है तो वो जीव प्रथमोपशम सम्यक के योग्य नहीं होता। जिस समय वो उत्कृष्ट स्थिति बंद कर रहा होता है, उस समय वो प्रथमोपशम सम्यक के योग्य नहीं होता। जब अंतर्मुख बाद वो डाउन होगा, स्थिति बंद कम हो जाएगा, तब योग्य हो जाएगा। लेकिन जितनी देर के लिए वो उत्कृष्ट स्थिति बंद उसको हो रहा है, उतनी देर के लिए वो प्रथमोपशम सम्यक के योग्य नहीं है। अब प्रश्न, वैसे जवाब आ गया है, समझदारों को इशारा काफी होता है, लेकिन मैं प्रश्न पूछ रही हूँ कि जब आपने कहा चतुर्गति की कोई भी मिथ्यादृष्टि जीव प्रथमोपशम सम्यक के योग्य है, तो फिर ये स्थिति बंद वाला ये क्लॉज क्यों लगा दिया बीच में, जब सभी योग्य है ना? चारों गति के, संगी पंचेंद्रिय, मिथ्या दृष्टि, गर्भज, पर्याप्तक जीव, वो प्रथमोपशम सम्यक के योग्य है, तो फिर वो चाहे उत्कृष्ट स्थिति बांध रहे हो, चाहे उत्कृष्ट से कम अनुत्कृष्ट बांध रहे हो, फिर ये उत्कृष्ट का नियम लगा दिया आपने, तो फिर कहाँ रहा सबको हो जाएगा? ये कहाँ रहा? अभी तो आपने कह दिया था सबको हो सकता है, और अब आपने ये बात कह दी। बोलिए दीपिका जी। क्योंकि अगर उत्कृष्ट उसमें संक्लेश परिणाम है, तो वो तो योग्यता में है ही नहीं। प्रथमोपशम के योग्यता में तो मंद कषाई होना जरूरी है। जब मंद कषाई नहीं होगा तो प्रायोगिक लब्धि तक पहुंचेगा कैसे? बढ़िया। और जो शपथ श्रेणी में, तो उसको तो जरूरत ही नहीं, हो तो वैसे भी सम्यक दृष्टि। बढ़िया। मतलब जो उत्कृष्ट, यहाँ ये प्रश्न ये था
कि आपने तो कहा चारों गति में किसी भी जीव को हो सकता है संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त गर्भज हो, तो चारों गतियों में किसी को भी हो सकता है ये वाली कंडीशंस पूरी होने के बाद में। लेकिन वो जो हमने एक वो भी दी थी ना, मंद कषाई हो, तो ये उत्कृष्ट स्थिति बंद हो रहा है, ये तीव्र संश्लेषण परिणामों में हो रहा है, इसलिए अभी उसकी कषाय की मंदता नहीं है। उसको भी हो सकता है, उसका निषेध नहीं है, उस व्यक्ति का निषेध नहीं है। वो उतनी देर के लिए, जब तक उसको उत्कृष्ट स्थिति बंद हो रहा है, तब तक वो उतनी देर के लिए इनएलिजिबल है, तब तक के लिए वो अयोग्य है। जब उसके स्थिति बंद डाउन होंगे तो वो प्रथमोपशम समय के योग्य हो जाएगा। बाद में जब भी मध्यम स्थिति बांधेगा, जगन्य तो बांधना नहीं है, मध्यम ही बंधेगी, उसके बाद जो भी बंधेगी, जब मध्यम स्थिति बांधेगा तब फिर वो उसके योग्य हो जाएगा। इस तरह से अभी ये इसमें और है बातें, अभी अपना समय आज थोड़ा जल्दी पूरा करेंगे। अभी कल इसको अपन और आगे बढ़ाएंगे, फिर इसी इसी यही वाला जो और अयोग्यताएं क्या है, और इसी विषय को कल अपन आगे बढ़ाएंगे। अभी 3 बजे से वहां स्मारक में पंचास्तिकाय पे गोष्ठी प्रारंभ हो रही, रोज चलेगी 3 बजे से। तो उसमें अभी मेरा भी है, 2nd नंबर पे बोलना है मुझे, लगभग 3 सवा 3 तक आ जाएगा मेरा नंबर। आप लोग सुनना चाहें तो पीटीएसटी पे लाइव आएगा, पीटीएसटी यूट्यूब चैनल पे, जो मैंने लिंक भेज रखी है ग्रुप में, वो कल मैसेज भेजा था, उसमें लिंक है पीटीएसटी की यूट्यूब की, उसमें वो लाइव आएगा। और शाम को 7 बजे से इष्टोपदेशी क्लास रहेगी, जिनवाणी स्तुति। दीपिका जी आप बोलिए। याद अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर में दिव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। अनंतों शक्तियाँ उछले सहज सुख ज्ञानमय विल से, अहो प्रभुता परम पावन वीरता भी न पारा है। अहो चैतन्य आनंद घन सहज जी